Hello students, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 4 of class 8 science and the name of the chapter is Materials, Matters and Non-Matters part 3. मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि मटेरियल्स किससे बने होते हैं, एलिमेंट से बने होते हैं और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है इसकी, एटम्स होती है. किसी भी एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम्स होती हैं. 114 नोन एलिमेंट्स हैं अभी तक अर्थ पे, ठीक है. जो अभी तक हमें पता है वो कितने हैं, 114. अब हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं. अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बताया था, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है मेटल्स, दूसरा होता है नॉन मेटल्स और थर्ड होता है आपका मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है. इनको सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं. मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. मतलब क्या है इसका कि जब आप किसी आयरन की टेबल पे या फिर लोहे की टेबल पे खड़े होकर क्या छुओगे, इलेक्ट्रिक वायर को छुओगे तो क्या होगा, आपको करंट लगेगा, आपको शॉक लगेगा. तो मतलब अगर शॉक लग रहा है तो वो कंडक्टर है और अगर नहीं लग रहा है तो वो नॉन कंडक्टर है, ठीक है. यानी कि क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वायर टू बॉडी, ये होता है. इस वजह से क्या होता है, कंडक्शन और नॉन कंडक्शन मालूम चलता है, ठीक है. सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. क्या क्या होता है, जैसे फिजिकल स्टेट, जैसे कि रूम टेम्परेचर पे कौन सा कोई मेटल अगर सॉलिड है, ठीक है, या फिर कोई लिक्विड है, ठीक, या फिर कोई नॉन मेटल गैस है या फिर लिक्विड है, ये सब देखा था फिजिकल स्टेट में. स्ट्रेंथ में क्या देखा था कि हार्ड है, स्ट्रांग है, कौन सी मेटल सॉफ्ट सॉलिड होती है, जैसे सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट सॉलिड होता है, ठीक है. और इसके अलावा जो मैग्नीशियम होता है उसको इजीली कट किया जा सकता है नाइफ से, ये देखा था. लस्ट्रस देखा था, लस्टर एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें पॉलिश किया जाता है, यानी कि अगर कोई भी मेटल शाइनी है और वो रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को तो वो लस्ट्रस है, ठीक है, यानी कि लस्टर उसकी एक प्रॉपर्टी होगी. नॉन मेटल में जनरली नहीं होती है, लेकिन इसके जो एक्सेप्शन है वो क्या क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन. ये चमकते हैं, ये शाइनी होते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल है, ठीक है. इसके अलावा क्या पढ़ा था, मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी सीट पे हैमरिंग करो, सीट पे नहीं, किसी भी मेटल पे, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप उस मेटल पे क्या करते हो, हैमरिंग करते हो, हैमरिंग यानी कि हैमर से बीट करते हो, यानी कि पीटते हो उसको हथौड़े से, तो वो एक थिन सीट में कन्वर्ट हो जाए. तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल की, यानी कि मेटल थिन सीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर उसको बीट किया जाए, उस पर वार किया जाए तो, ठीक है. अब देखो डक्टिलिटी क्या होता है कि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है और इसको डक्टिलिटी में क्या होता है, इसमें थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है मेटल को, ठीक है. थिन वायर्स यानी कि पतले तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक. अब देखो सोनोरिटी क्या होता है कि अगर आप इसको स्ट्रक करो यानी कि इस पे वार करो, ठीक है, तो इस पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. वो क्या है, वो सोनोरस सब्सटेंस है और यही क्वालिटी क्या कहलाती है, सोनोरिटी कहलाती है. अब एग्जाम्पल क्या बताया था, मंदिर की घंटी, मंदिर की बेल बताई थी मैंने, ठीक है. वो मतलब अगर आप उस पे वार करते हो, यानी कि अगर आप उसको हाथ से स्टक करते हो तो क्या होता है, उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक. अब कंडक्टिविटी बताई थी मैंने, ये पहले भी बता चुके. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो कि जिसमें, ठीक, तो वो कंडक्टिविटी उसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जैसे मेटल्स, ठीक है. इसके अलावा क्या बताया था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लास्ट क्लास में क्या होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि मेल्टिंग यानी जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, वो पिघल जाए, और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो उबलने लगे, ठीक है. तो जैसे वाटर का बताया था, क्या होता है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलने लगता है और
उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये बताया था। इसी तरह से मेटल्स की भी अलग अलग होती हैं और नॉन मेटल्स की भी अलग अलग होती हैं, वो डिस्कस कर चुके। एंड देन द नेक्स्ट, अब देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Chemical properties of metal and non-metal can be divided into the following categories such as reaction with oxygen, reaction with water, reaction with acids and bases, and displacement reaction. Let us discuss some of these chemical properties below. अब देखो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, उसमें पढ़ेंगे कि सबसे पहले रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ हो रहा है मेटल का तो क्या फाइंड आउट होगा, यानी कि क्या मिलेगा हमें, ठीक है। और अगर वाटर के साथ हो रहा है तो क्या मिलेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन, देन वाटर, देन एसिड एंड बेसिस, एंड देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं बताऊंगी, डिस्प्लेस हो जाता है मतलब कि मेटल वहां से निकल के किसी और चीज में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक, ये मैं बताऊंगी आपको, ठीक। अब देखो, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, यानी कि डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। अब कैसे पता चला मेटल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, एग्जाम्पल सुनो, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लोहे को अगर आपने हवा में छोड़ दिया, कुछ समय के बाद क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगी, जंग को बोलते हैं रस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये किस वजह से होता है, ये आयरन जो है, जो लोहा है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से होता है कि वो जो हवा में ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करके वो रस्ट प्रोड्यूस करता है, समझ में आया, ठीक है। और क्या, इसके अलावा, ऑक्सीजन के अलावा और क्या होगा, उसमें नमी होगी तब, ठीक है। अब देखो, अब बता रही हूं पूरा, एक लाइन से पूरा बता रही हूं एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो, metals are very reactive, they can very easily react with other elements to form compounds, यानी कि अगर जो metals है वो डिफरेंट एलिमेंट्स से रिएक्ट कर ले तो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड्स बन जाते हैं। कंपाउंड्स के बारे में भी 6th और 7th में आपने पढ़ा होगा। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। पहले भी बता चुकी हूं कि सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है, और इसके अलावा ये हाईली रिएक्टिव होता है, इस वजह से इसको केरोसिन में रखा जाता है। दे कंबाइन इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर फॉर्मिंग देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। और ये जो होते हैं, ये ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है एयर में, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बना लेते हैं, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। जैसे कि सोडियम जो है वो, उसने अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, देखो ये प्लस का मतलब ये रिएक्ट कर रहे हैं, सोडियम को हवा में छोड़ा है, मतलब कि इसको केरोसिन ऑयल में, केरोसिन में नहीं रखा है, हवा में छोड़ा है। तो हवा में जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया, उसने ऑक्सीजन के साथ, यानी सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, सोडियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। अब देखो, लाइक सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑल्सो फॉर्म्स अ बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब देखो क्या होता है कि सोडियम थोड़ी ना केवल एक ही मेटल है, पोटेशियम भी है, उसने भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड। इसके अलावा मैग्नीशियम भी एक मेटल है जिसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। और ये क्या है, ये एक बेस है। बेस मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं क्षार, ठीक है, बेस है ये, और जो कि डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में, यानी कि अगर आप इसको पानी में डाल देते हो तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब कि घुल जाएगा। मेटलिक ऑक्साइड देयरफॉर आर बेसिक ऑक्साइड इन नेचर। अब ध्यान से सुनना, जितने भी मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, मेटलिक ऑक्साइड यानी, देखो मेटलिक यानी मेटल, और ऑक्साइड यानी कि जो उसके ऑक्साइड है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से बन रहे हैं, मतलब ये सभी, ये सब क्या होते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड यानी कि ये बेस होते हैं, एक्चुअली नेचर वाइज क्या होते हैं, ये बेस होते हैं, ठीक है। और टर्न रेड लिटमस ब्लू, और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे लिटमस क्या होता है। लिटमस बेटा एक पेपर होता है, ठीक है, जो लैब में यूज किया जाता है, केमिस्ट्री की जो लैब होती है ना, उसमें, कि ये पता लगाने के लिए कि कोई भी जो एलिमेंट है, जो भी ऑक्साइड्स बने हैं, जो भी कंपाउंड्स बने हैं, वो बेसिक हैं कि वो आपके एसिड फॉर्म में है, ठीक है। तो रेड लिटमस
को जो ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो होता है बेस। तो ये सब क्या है, ये बेस है, मतलब कि ये रेड लिटमस को, जब आप इसको रेड लिटमस में डालोगे तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू टेस्ट वेदर द एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। और इससे भी ये पता लगाया जाता है कि ये जो एलिमेंट है ये मेटल है या नॉन मेटल है। समझ गए? ठीक। अब देखो, इफ अ पीस ऑफ प्योर gleaming copper is exposed to air for some time, it combines with oxygen present in it to form dull looking copper oxide. Likewise, if iron is exposed to air, it reacts with the moisture present in it, forming a reddish brown layer over it. This layer is called rust, which is an oxide of iron. मतलब कि अगर आपने कॉपर देखा होगा, कॉपर को बोलते हैं शायद हिंदी में तांबा। ठीक है, घर में देखे होंगे आपने, जो पूजा के लिए लोटे यूज होते हैं ना, वो है क्या, कॉपर का है वो। ठीक है, जनरली कॉपर के होते हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, जो मेटल्स हैं उसके भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली कॉपर के होते हैं। ठीक, तो उसमें आपने देखा होगा, अगर आपने उसको एयर में रख दिया, जैसे हवा में ही रहते हैं वो, तो किसी चीज में तो डाल के रखा नहीं जाता उनको, तो क्या होता है कि जो उसमें क्या होता है, उसमें आप कुछ दिन बाद देखोगे कुछ कुछ निशान आ जाते हैं और एक रस्ट, मतलब कि एक लेयर टाइप की आ जाती है उसके ऊपर। वो क्या है, वो कॉपर ऑक्साइड है। मतलब कॉपर ने रिएक्ट कर लिया ऑक्सीजन के साथ में और क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे जो वो मेटल है, जो एक्चुअल मेटल है, वो खराब होती है, क्योंकि आपको फिर उसको घिस के उसको साफ करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो, ऐसे ही मैंने आयरन का एग्जांपल बताया कि अगर आप उसको एयर में छोड़ देते हो तो वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ये है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। ठीक है, अब देखो, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हीट अप अगर होगा वो, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। हीट अप यानी कि अगर वो गर्म होगा तो गर्म करेंगे तब। ठीक है, और अगर आयरन को ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्शन हो गया उसका, आयरन तो आप जनरली देखते हो लोहा, ठीक है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया तो ये क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया, Fe2O3 NH2। और NH2O का मतलब क्या हो गया कि जो एयर है, एयर में केवल ऑक्सीजन नहीं है, एयर में वाटर भी है, तो ये H2O क्या है, वाटर का फॉर्मूला है ना, तो यही ये N मॉलिक्यूल्स में H2O ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो 4Fe प्लस 3O2 कितना हो गया, 2Fe2O3। मतलब ये भी क्या है, ये आयरन ऑक्साइड है। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये जो Fe2O3 है, ये जो NH2O है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा, रस्ट बन जाएगा, Fe2O3 NH2O। ये भी क्या है, ये रेस्ट है। देखो दोनों ही जो आपका रिएक्शन होता है उसमें क्या बनता है, रस्ट बन जाता है। रस्ट बताया मैंने, जंग बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। और जो रस्टिंग होती है वो क्या है, एग्जाम्पल है कोरोजन का। कोरोजन होना यानी कि जो आपका मेटल है उसका क्षय होना। ठीक है, क्षय इसको हिंदी में बोलते हैं कोरोजन को, मतलब कि उसका नुकसान होना। एक्चुअल में जंग लग जाती तो आप देखते हो लोहे को आप क्या करते हो, साफ करते हो, तो उसमें क्या होता है, वो पतला हो जाता है पहले की तुलना में। ठीक है, कोरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर ऑन इट्स सरफेस। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि मेटल को खराब करना धीरे धीरे, किसके थ्रू, एटमॉस्फेरिक गैसेस के थ्रू और मॉइस्चर के थ्रू। ठीक है, अब दिस रेडिश ब्राउन लेयर डिस्ट्रॉय द आयरन पार्ट्स ऑफ मशीनरी। ये जो रेडिश ब्राउन लेयर होती है, जो रस्ट होता है, वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है मशीनरी को, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि जो आपका पिलर्स होते हैं उसमें आयरन यूज होता है, तो वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, डिस्ट्रॉय करता है। एंड हाउस होल्ड आइटम्स, जो घर में रखे हुए लोहे की चीजें उनको भी खराब करता है। हेंस इट इज नेसेसरी टू डेवलप मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसलिए ये नेसेसरी है कि हम रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए मेथड को डेवलप करें। बहुत सारी मेथड्स होती हैं, जैसे ऑयलिंग कर दी जाती है कई बारी आयरन पे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जंग नहीं लगती, रस्टिंग नहीं होती उसके ऊपर। प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉमनली कॉल्ड रस्ट प्रूफिंग। यानी कि जो रस्ट से बचाने के लिए जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं रस्ट प्रूफिंग। इट कैन बी अचीव्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। और ये कई तरह से की जा सकती है। अब देखो मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग के कौन कौन सी है। देयर आर सेवरल वेज
ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, सम ऑफ दीज आर डिस्कस बिलो। यानी कि जंग से बचाने के लिए, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज ब्रिज और शिप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग ऑयल पेंट। यानी कि जो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ब्रिज हो गया, जैसे कि शिप हो गया, ठीक है, तो इनमें क्या किया जाता है, इनमें ऑयल पेंट किया जाता है। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग ग्रीस और ऑयल। यानी कि जो मशीनरी के पार्ट्स हैं उसमें क्या कर दिया जाता है, ग्रीस लगा दिया जाता है या फिर ऑयल कर दिया जाता है, ऑयलिंग कर दी जाती है, ये बताया मैंने। आयरन ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर देम। यानी कि जो आयरन के ऑब्जेक्ट हैं उनमें कोट कर दिया जाए जिंक को, ठीक है। तो देखो जो ये रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, Fe2O3 बनता है, ठीक है, यानी आयरन ऑक्साइड बनता है। अगर आपने जिंक की लेयर को, इसमें थिन लेयर को क्या किया, कवर अप कर दिया आयरन को, तो क्या हो जाएगा, वहां पे आयरन ऑक्साइड ना बनके वहां पे जिंक ऑक्साइड बन जाता है। इस वजह से रस्टिंग नहीं हो पाती। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मतलब कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। याद रखना, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वी कैन प्रोटेक्ट रस्टिंग ऑफ आयरन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ निकल और क्रोमियम। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू क्या कर दिया जाए, निकल या क्रोमियम को उस पे चढ़ा दिया जाए। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बेटा, ये एक मेथड होती है, ठीक है, ये लैब में यूज करी जाती है। ये एक मेथड होती है कि आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही उसका नाम है, और उसमें उसके थ्रू आप निकेल और क्रोमियम को उसके ऊपर लगा दो, आयरन के ऊपर। प्लेटिंग विथ अदर मेटल्स सच एज टिन और एंड क्रोमियम कैन ऑल्सो बी डन टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसके अलावा प्लेटिंग कर दी जाए, यानी कि ऊपर उसके एक लेयर चढ़ा दी जाए, किसकी, क्रोमियम की या फिर टिन की, तो भी क्या होता है, प्रिवेंट होता है रस्टिंग से आयरन। आयरन कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्ट from rusting by converting it into alloys such as stainless steel। अब देखो आयरन को वैसे भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है कि अगर आप इसको एलॉय में कन्वर्ट कर दो। एलॉय को बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। और इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अलग अलग मेटल्स को मिला दो आप और कन्वर्ट किस में कर दो आप, स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर दो, तो भी इसमें रस्टिंग नहीं होगी, ठीक। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, यानी कि जो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है। ये सब तो मेटल्स की बात हो गई। अब देखो नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन अगर क्या हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, यानी कि ऑक्साइड हर हाल में बनेगा। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, उसको ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट कराया, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ये गैस है, ठीक है। सल्फर बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम एंड पंजेंट स्मेल टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि सल्फर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो ब्लू फ्लेम क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सल्फर क्या होता है, जलता है और ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होता है, और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब आप बोलोगे इसका यूज कहाँ है, इसका यूज बेटा गाड़ियों में होता है। जो आप इंजन में देखते हो ना, इंजन में जो रिएक्शन होती है वो यही होती है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैस है, मतलब कि हानिकारक गैस है, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखो दीज ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। अब देखो क्या होता है, इनको ये जो ऑक्साइड बना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना या फिर सल्फर डाइऑक्साइड बना, ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करे तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। अब आप सोच रहे होगे एसिड क्या होता है, अभी क्या पढ़ा था, बेस पढ़ा था। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका मतलब क्या है, आपने सुना होगा कि एसिडिटी हो रही है, पेट में एसिडिटी हो रही है, उसके लिए आपने एक इनो का पैकेट लिया, उसको पानी में घोला और पी गए, तो एसिडिटी खत्म हो गई। मतलब क्या है इसका, एसिडिटी यानी कि एसिड फॉर्म हो रहा है आपके स्टमक में, ठीक है, आपके पेट में, और उसको हटाने के लिए आपने जिसका यूज किया, जो इनो घोल के पिया ना, तो इनो क्या है, इनो एक बेस है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं, अगर एसिडिटी ज्यादा हो जाए तो इनो पीते हैं, यानी कि बेस को मिलाते हैं, यानी न्यूट्रल कर दिया आपने, रिएक्शन को न्यूट्रल कर दिया, इसलिए एसिडिटी गायब हो गई आपके स्टमक से,
ठीक है, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अभी अगर एसिड और बेस पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ये क्या है? ये है आपका कार्बोनिक एसिड बन जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके वाटर के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करें तो क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये क्या है? ये सल्फ्यूरस एसिड और ये है आपका कार्बोनिक एसिड। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास।